गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले आप जान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए, आप अनंत से किसी भी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति विशेष तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कि अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्थिति विशेष तक लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक ना, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति विशेष तक लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम यू से व्यक्त करते हैं, तो इसे हम लिख लेंगे कि इसे यू से व्यक्त करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे जिसकी तीव्रता E होगी। उसमें आप -q तथा +q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेके आएंगे। तो हम मानेंगे कि माना -q तथा +q आवेश से निर्मित विद्युत द्विध्रुव जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 12 है, आवेशों के बीच की दूरी 12 है, को अनंत से विद्युत क्षेत्र के समांतर कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। तत्पश्चात इसे थीटा कोण घुमाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो इसे लाने की बात कर रहे थे, लेकिन आप इसे कह रहे हैं कि इसे थीटा कोण घुमाना भी है। तो जान लीजिए कि आप तो इसे विद्युत क्षेत्र के समांतर लेके आए थे, तो ये तो समांतर लेके आए, लेकिन जब हम इसे स्थिति विशेष तक लाने की बात करेंगे तो हम इसे किसी एंगल पे क्या करेंगे, मोड़ देंगे। तो हम इसे कितने कोण पे घुमा देंगे, थीटा कोण पे घुमा देंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जब आप इस विद्युत द्विध्रुव को -q तथा +q से निर्मित जो विद्युत द्विध्रुव है, इसे जब आप विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो मान लीजिए कि जो विद्युत द्विध्रुव का +q वाला आवेश है
वह विद्युत क्षेत्र में x दूरी तय करता है, ठीक ना। तो हम मान लेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र में x विस्थापन तय करता है, x विस्थापन तय करता है। अब बताइए, अगर ये प्लस क्यू वाला आवेश x विस्थापन तय करेगा तो माइनस क्यू वाला कितना तय करेगा? तो ये 12 है ही है और ये x है, तो इसके द्वारा जो तय की गई विस्थापन होगी वह कितना हो जाएगा? x + 12। तो यहाँ लिख लेंगे, स्पष्ट है कि माइनस क्यू आवेश x + 12 विस्थापन तय करेगा। चलिए, तो अगर ये प्लस क्यू आवेश है और इसे विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में लेकर आ रहे हैं तो इस पर जो लगने वाला बल होगा Q × E। तो लिखेंगे, स्पष्ट है कि प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल Q × E व माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल भी Q × E होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर वहाँ पे आपने क्या किया कि ये प्लस क्यू आवेश से था तो इस पर भी लगने वाला बल Q × E बताए हैं और माइनस क्यू पर भी, तो यहाँ माइनस होना चाहिए। तो नहीं, आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है तो वहाँ पे हम माइनस से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपका बल एक सदिश राशि और सदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब दोनों द्वारा कृत कार्य ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो हम ज्ञात करेंगे कि प्लस क्यू आवेश को लाने में कृत कार्य, तो प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में कृत कार्य। तो आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो आवेश पर कितना बल लग रहा था? Q × E। और कितना विस्थापन x वाला Q वाला किया, प्लस Q वाला, तो x। तो प्लस Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना होगा? Q × x। अब हम माइनस Q का ज्ञात करेंगे तथा माइनस Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में कृत कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस क्यू आवेश पर भी लगने वाला बल कितना था? Q × E और विस्थापन कितना था? x + 12। अब देखिए हम क्या करेंगे, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे कि उसे सीधी रेखा में लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे, द्विध्रुव को सीधी रेखा में लाने में कृत कुल कार्य, बाबू कृत कुल, ये आप अभी सीधी रेखा में ला रहे हैं, फिर इसको थीटा कोण पे आपको घुमा भी देना है, ठीक ना। कृत कुल कार्य क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य और माइनस क्यू आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य, यही ना। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा Q × E × x प्लस माइनस माइनस Q × E × x और माइनस Q × E × 12, ठीक। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आपका आएगा माइनस Q × E × 12, ठीक। अब आपको पता है कि Q × 12 को P कहते हैं, तो ये हो जाएगा -PE, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसे
थीटा कोण पे घुमा देंगे। अब द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है। ठीक, तो आप क्या किए, इसको समांतर लेके आए थे, ठीक है ना, और इसको क्या कर दिए, थीटा कोण पे घुमा दिए। तो आपको पिछला जो वीडियो इसको ध्यान से देखिएगा, आप इसको जब समांतर लाए थे तो 20 का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, और फिर इसको जब थीटा कोण पे घुमा देंगे तो ये थीटा हो जाएगा। तो यानी θ1 बराबर कितना है, 0 डिग्री, और θ2 बराबर कितना है, थीटा। तो आपको याद है इसको घुमाने में किया गया कार्य जो होगा W बराबर P/E cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो हम लिखेंगे अतः द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, तो आप जानते हैं इसको आप साम्य स्थिति से अस्थायी अवस्था से मोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा P/E 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि कुल ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि सीधी रेखा में लाने में किया गया कार्य और ला के घुमाने में किया गया कार्य, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अतः द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति विशेष तक लाने में कृत कुल कार्य। अब आप समझ जाइए, या स्थितिज ऊर्जा बराबर या द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, पहले तो आप साम्य स्थिति क्या कहते हैं, समांतर लेके आए तो कितना कार्य करना पड़ा, -PE, और फिर उसे साम्य स्थिति से आप इसको थीटा कोण पे घुमा दिए थे। तो वैसा करने में किया गया कार्य PE 1 माइनस क्या था, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा U बराबर -P/E प्लस PE का गुणा 1 से होगा, तो ये हो जाएगा PE माइनस PE कॉस थीटा। -P से +P क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो U बराबर आएगा आपका -PE कॉस थीटा। और यही आपकी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इसको कितने कोण पे घुमाया जाए। तो साम्य स्थिति से आप इसको 90 पे भी घुमा सकते हैं, आप इसको 180 पर भी घुमा सकते हैं, कोई भी एंगल लेके इसे आगे हल किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर -PE cos थीटा होता है।